passed my exam. I kept 1 certified. अच्छा, आज वैसे वैसे ठीक है आवाज तो today's my topic is stress and emotional well-being associated with rehabilitation among youth. यूथ के अंदर जो रिहेबिलिटेशन में जब भी रिहेबिलिटेशन की तरफ जाते हैं उनको किसी इश्यूज में की वजह से, तो एक बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करना पड़ते हैं रिहैब सेंटर्स के अंदर। और वो कौन से हो सकते हैं और उसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। लैंडस्केप ऑफ यूथ रिहेबिलिटेशन चैलेंजेस एंड स्टिग्मा। यूथ को जो सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है आज की सोसाइटी में, कि हमारे माशरे के अंदर जब भी इस प्रॉब्लम की वजह से लोग आते हैं तो इलाज की तरफ नहीं जाया जाता। इलाज में जाएंगे तो उसको बहुत सारे वहाँ पे इश्यूज देखने को मिलते हैं। लाइक हमारी सोसाइटी में उस तरह से सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है ऐसे पेशेंट्स की जो रीहैब के बाद अपनी सोसाइटी में वापस आता है। अभी ऐसे कई केसेस हैं, स्पेशली इस्लामाबाद में मैंने एक दो फैमिलीज को देखा कि वो हमें कॉल करके कहते हैं कि हमारे बच्चा है, बच्ची है, उसको हम रीहैब करवाना चाहते हैं, लेकिन हम उसको रीहैब इंटर नहीं करवाएंगे, एडमिशन नहीं करवाएंगे, आप आउटडोर उसको ट्रीटमेंट दे दें। जब वजह पूछी जाती है तो वो जी सोशल स्टेटस हमारा, अगर किसी को पता चलेगा कि हमारी फैमिली में या हमारे घर में कोई ऐसा पर्सन है तो फिर उस तरह से हमें स्टिग्माटाइज किया जाएगा। तो आज के भी टाइम में मतलब इतना ज्यादा सोशल स्टिग्मा जो हमारे माशरे में फेस करना पड़ता है, स्पेशली हमें रीहैब के अंदर, मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर, इसकी मैं समझता हूँ कि हमें जो हम बीइंग अ प्रोफेशनल, हम जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या साइकोलॉजी से हैं, तो हमें इसकी अवेयरनेस की कमी है हमारी सोसाइटी के अंदर। जिस तरह हम बाकी इश्यूज को, बाकी मेडिकल डिजीजेस को हम अगर सोसाइटी के अंदर उनका ट्रीटमेंट देखते हैं, तो सेम लाइक हम एडिक्शन या मेंटल हेल्थ को भी उसी तरह से ट्रीटमेंट सोसाइटी के अंदर इजी बनाया जा सकता है। अब इसमें हम रिलैप्स की बात करते हैं कि जी बात बात हमारी हमारी सोसाइटी में इसलिए भी इसको एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती कि जी शायद सोसाइटी के अंदर ये जो रिलैप्स बहुत ज्यादा है, शायद ये लोग जानबूझ के नशा करते हैं। तो अब डब्ल्यूएचओ की जो डेफिनेशन है, इट्स अ क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज। इसमें रिलैप्स तो बहुत ज्यादा है, नो डाउट। और इसमें अगर हम और डिजीजेस में रिलैप्स देखें, जैसे कि एस्थमा है या ट्यूबरक्लोसिस है या डायबिटीज है, उसके अंदर भी रिलैप्स बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमें सोशली एक्सेप्टेंस है अदर डिजीजेस की, लेकिन अगर नहीं है तो वो रीहैब के बाद जो ऐसे पेशेंट्स हैं सोसाइटी के अंदर, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। और वो भी स्पेशली जो यूथ है वो इसमें बड़ा फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनका भी फ्यूचर उनका होता है। उन्होंने सोसाइटी में जॉब्स के लिए जाना होता है, उन्होंने आगे फर्दर अपनी एजुकेशन के लिए उनको बहुत सारे हर्डल्स फेस करना पड़ती हैं, जिस वजह से वो डिफरेंट इश्यूज जो ना वो फेस कर रहे होते हैं रिहैब के अंदर। अब इन इसके अंदर क्या हो सकता है, कम्प्लेक्स histories है। Many youth in rehabilitation have experienced trauma and adverse childhood experiences. अगर उनकी जो रिहैब के अंदर जब वो इंटर होता है तो उसकी जो हिस्ट्री होती है वो कहता है, एक उसके अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, अदर फिजिकल एंड सेक्सुअली अब्यूज। बहुत सारे ऐसे चाइल्ड्स हमने देखी हैं जिनके अंदर ये एडिक्शन का इशू आता है। तो ये इस तरह के जो ट्रॉमा है वो उनकी एक कम्प्लेक्स हिस्ट्री होती है बकायदा। सोशल स्टिग्मा जो जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि लेबलिंग एंड प्रेजुडाइज फ्रॉम सोसाइटी कैन मेड री इंटीग्रेशन एंड सेल्फ स्टीम। वो उसकी सेल्फ स्टीम को बहुत ज्यादा लो कर देता है। वो उस वो दोबारा से री इंटीग्रेशन में उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। आइडेंटिटी स्ट्रगलिंग, नेविगेटिंग पर्सनल आइडेंटिटी while अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस। सेम वही जो हम बात कर रहे हैं कि उनको री इंटीग्रेशन में काफी इश्यूज और चैलेंजेस होते हैं सोसाइटी के अंदर। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस, इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग माइंड्स। अब स्ट्रेस जो है वो ऐसे जो अर्ली चाइल्डहुड एडोलेसेंस के अंदर, जब हम जिसको एडोलेसेंस एज कहते हैं, स्पेशली 13 to 19 years, इस एज के अंदर जब हमारे माइंड डेवलपिंग हो रहा होता है, तो उसमें स्पेशली जो
ऐसे बच्चे होते हैं, उनकी एक इंडिपेंडेंसी चाह रहे होते हैं, उनकी अपनी एक माइंड सेट होता है, वो चाहते हैं कि हमें कोई पूछने वाला ना हो, रोकने वाला ना हो, हम अपने डिसीजंस खुद लें। तो उसके अंदर उनको जो अगर इस तरह के इश्यूज आ जाएंगे लाइक रीहैब के, एडिक्शन के, जो उसकी सोशल स्टिग्मा, तो वो उसकी फिर कॉग्निशन इम्पेयरमेंट उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। उसके अंदर वो जो माइंड की ग्रूमिंग है, जो डेवलपमेंट है, वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। इमोशनल डिसरेगुलेशंस हैं और बिहेवियरल चेंजेस, उनके बिहेवियरल चेंजेस उसके अंदर ये डेवलप होना शुरू हो जाती हैं अर्ली, स्पेशली इस एडोलेसेंस एज के अंदर। हमारी सोसाइटीज में, हमारे मुआशरे में क्या हो रहा होता है कि 12 साल तक एडोलेसेंट बच्चे को माँ बाप जो है वो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड करके रखते हैं। अब 13 इयर्स के बाद जो बच्चा है वो कॉलेज या स्कूल स्टार्ट करता है, तो वहां पे उसको एक डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट मिलता है। लाइक वो उसको एक सबस बाग जैसे, वो उसका पेयर ग्रुप्स, उसका स्कूलिंग, वो ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है। तो वो अपना जो घर में आता है ना, घर की जो रोक टोक होती है, वो बहुत ज्यादा उसको जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक नजर आना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो बच्चा बाहर के जो माहौल है उसके अंदर वो कंफर्टेबल फील करना शुरू करता है, स्पेशली पेयर्स के अंदर, अपने स्कूल के अंदर। जो घर का जो एनवायरनमेंट है ना, वो उसके लिए टीजिंग होना शुरू हो जाता है। एंड दैट, उस एज के अंदर जो हमारी पेरेंटिंग स्टाइल है वो बड़ा हार्श किस्म का होता है, क्योंकि हमने उससे पहले बहुत ज्यादा पैम्पर्ड किया हुआ होता है बच्चे को। तो उस एज में हम उनके ऊपर फिर सख्ती शुरू कर देते हैं। जब सख्ती करते हैं, वहां पे फिर कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है बच्चे का और पेरेंट्स का। तो उनके अंदर फिर ये कॉग्निशन इम्पेयरमेंट और इमोशनल डिसफंक्शनल और बिहेवियरल चेंजेस उस एज के अंदर स्पेशली ये आना शुरू होती हैं, जिस वजह से फिर उनको फर्दर लाइफ के अंदर इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। इमोशनल वेलबींग अ फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशंस। अब जब रिहैब में हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है इन सारे इश्यूज के साथ, तो एक सक्सेसफुल रिहैब कैसी हो सकती है? उसमें सेल्फ अवेयरनेस है ऐसे क्लाइंट्स को, अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशन एंड रिएक्शंस, जो उनके इमोशंस और रिएक्शंस की उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी सेल्फ अवेयरनेस है, वो क्रिएट करना। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर जैन ने जो बात कर रहे थे इसी चीज के ऊपर, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, क्या था वो टॉपिक? एकेडमिक फेल्यूर हो रहा था। नहीं, साइको एजुकेशन। साइको हाँ, साइको एजुकेशन। तो साइको एजुकेशन में सेम लाइक उनको जो अवेयरनेस दी जाती है ऐसे क्लाइंट्स को, तो सेल्फ अवेयरनेस उसी में उनके जो रिएक्शंस और इमोशंस को उनको अंडरस्टैंड करवाना और कुपिंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप करवाना, कि वो हाउ टू डील विद स्पेसिफिक सिचुएशन, ऐसे हालात में, ऐसे मामलात में, जैसे कि अगर वो आगे चलें बात करते हैं, तो स्पेसिफिक उनको सिचुएशंस के अंदर वो कैसे डील करेंगे, अपने अपनी इमोशंस को कैसे स्टेबल करेंगे, कैसे उस सिचुएशन से अवॉइड करेंगे। तो वो चीजें, कोपिंग स्किल्स उनको सिखाई जानी, हेल्थी रिलेशनशिप्स, बिल्डिंग अ सपोर्टिव एंड सोशल कनेक्शंस, उनके जो पेयर ग्रुप्स के साथ उनका एक कनेक्शन है, रीबिल्ड करना। रिहेबिलिटेशन में बेसिकली यही कर रहे होते हैं ना, उनके हम रीबिल्ड कर रहे होते हैं उन बिहेवियर्स को जो डिस्ट्रक्ट हुए होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रग। और पॉजिटिव आउटलुक है, कल्टीवेटिंग ऑप्टिमिज्म एंड होप फॉर द फ्यूचर। और जैसे कि उनका एक होप, ऐसा हमारी सोसाइटी में जो एडिक्शन की तरफ चला जाता है, अनफॉर्चुनेटली यही समझा जाता है और यही कहा जाता है कि शायद अब इसकी जो लाइफ है वो थ्रू आउट इसी तरह जो है ना, वो एक्सपेक्टेशंस, उनकी होप, उनका बिल्कुल जीरो खत्म हो जाता है। तो ये चीजें उनको फ्यूचर का ऑप्टिमिज्म, तो ये चीज आप लोगों को रीबिल्ड करवाई जाती है। उनको फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप उनके अंदर ये चीजें डेवलप करते हैं। ये उसकी अगर ये चीजें आप कर रहे हैं, तो आप एक सक्सेसफुल रीहैब ऐसे यूथ के लिए कर सकते हैं। कॉमन स्ट्रेसर्स फेस बाय यूथ इन रिहैबिलिटेशन, वो कौन कौन से स्ट्रेसर्स हो सकती हैं जो रिहैब के अंदर फेस करती हैं? जैसे कि हमारी कल्चर के अंदर हम जो रिहैब करवाती हैं कि पेशेंट को घर से पिक करके लेके आना और उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट करना, फैमिली से उसको कट ऑफ कर देना, और उनको उनके साथ मीटिंग्स और ये चीजें जो है ना वो लेटर ऑन करना, ये सारी उनके जो सेपरेशन फ्रॉम फैमिली है, ये इमोशनल टोल्स फॉर बीइंग अवे फ्रॉम लव्ड वंस, फेमिलियर एनवायरनमेंट्स,
और लॉस ऑफ फ्रीडम है उनकी, वो जो हम उसको जबरदस्ती उठा के लेके आती हैं। सम उसको आगे देखते हैं, एडजस्टमेंट टू दी रिस्ट्रिक्टिव रूटीन्स एंड लिमिटेड ऑटोनॉमी। वहां भी उसकी मर्जी से बहुत सारी चीजें नहीं हो रही होती हैं, क्योंकि उनको रिहैब के अंदर रख के जो रिहैब की जो सेटअप होता है वही उसको अकोमोडेट कर रही होती हैं। पेयर डायनामिक्स और नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स सोशल एंड रिलेशनशिप, पेरेंटल conflicts within the facility, uncertain futures, anxiety about reintegration, education and employment prospects, trauma reminders। सेम ये सारे इश्यूज जो उनको सोसाइटी के अंदर जब रीहैब के अंदर आता है तो उनको अपने फ्यूचर को लेके, अपनी सारी चीजों को लेके, बाज़ औक़ात उनको जो ट्रॉमा की कंडीशंस होती हैं वो सारी वो उसको रिकॉल हो रही होती हैं ड्यूरिंग रीहैब के अंदर। रोल ऑफ स्पोर्ट सिस्टम एंड फैमिली पेयर्स एंड प्रोफेशनल्स। ये जो स्पोर्ट सिस्टम होता है इसको हम सम और रिकवरी कैपिटल्स भी कहते हैं, कि जो एक क्लाइंट है उसका अगर पेयर या उसकी फैमिली या उसका जो जो कम्युनिटी और मेंबर्स होते हैं, लाइक जिसको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, अगर तो उसका एक क्लाइंट का कम्युनिटी रिकवरी कैपिटल स्ट्रांग होते हैं, लाइक उसकी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, उसके दोस्त अच्छे हैं, तो उसकी जो रीहैब है, जो उसका जो ट्रीटमेंट है वो इजी हो जाता है उसके लिए। री इंटीग्रेट करना सोसाइटी के अंदर वो इजी होता है एज कंपेयर टू दोस्त के जिनके पास रिकवरी कैपिटल्स बहुत ज्यादा वीक होती हैं। रिकवरी कैपिटल्स फैमिली भी होती है, सोसाइटी होती है, और उसकी फाइनेंस भी होती है, ये सारी चीजें री उसको सपोर्टिव सिस्टम होता है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट है और पेयर सपोर्ट है और प्रोफेशनल गाइडेंस है। अब बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हमारी सोसाइटी में, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, कि फैमिलीज का होप जो है ना वो बहुत ज्यादा वो खत्म हो जाता है। वो समझते हैं अगर रिलैप्स हो गया तो शायद ये दोबारा जो है ना ये ठीक नहीं होगा, और वो दोबारा मे बी वन ट्रीटमेंट मे बी टू ट्रीटमेंट करवाएंगे, थर्ड ट्रीटमेंट पे उसको जो है ना वो घर से ऐसे छोड़ देंगे। मैंने एक नौजवान को, बच्चे को, 23-24 साल का बच्चा था, मैंने उसको रोड के ऊपर मांगते हुए देखा। मैंने जब उसको देखा मुझे लगा मैंने इसको कहीं देखा है, तो मुझे याद है ये तो मेरा पेशेंट था। मैंने उससे कहा मुझे पहचाना है? कहता नहीं। तो मैंने उसको अपने हॉस्पिटल का नाम लिया ना, तो वो वहां से भाग गया। तो मुझे याद है इसके तो वालिद साहब ना एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, एक अच्छा स्टेटस है उनका इस्लामाबाद के अंदर। तो ये कैसे हो सकता है कि ये, मैंने उसके वालिद साहब को कॉल की, मैंने कहा कि इस तरह मैंने बच्चे को देखा है। तो कहते हैं कि सर क्या बताएं। कहते हैं मेरे 4 बच्चे हैं, और इस एक बच्चे के मैंने 3 ट्रीटमेंट करवाए हैं और ये बार बार रिलैप्स कर रहा है। और हम मियाँ बीवी ने ये डिसीजन लिया कि एक बच्चे को बचाते बचाते हम बाकी 3 को भी इफेक्ट कर रहे हैं। हम अपनी सर्विसेज, हम अपना फाइनेंस, हम अपनी एफर्ट सारी इसके ऊपर पुट कर रहे हैं। इस एक बच्चे को बचाते बचाते बाकी 3 भी इफेक्टीज हैं। तो हमने डिसीजन किया कि चले एक को छोड़ देते हैं, बाकी 3 को बचा लेते हैं। वो कहते हैं कि हमने 6-8 महीने हो गए उसको घर से निकाल दिया हुआ है। तो ये हालात भी हमारी सोसाइटी में आते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनकी जो रिहेबिलिटेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होती है, उसमें बहुत सारी जो वीकनेसेस हैं वो चीजें अगर रह जाती हैं तो उस चीज को, तो ये उनका जो होप होता है फैमिली का वो बहुत ज्यादा कम होता है, जिस वजह से फिर वो रीहैब में दाखिल करवा के भी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती है। वो कह रही है शायद अब रीहैब का ही काम है कि उन्होंने ठीक करना है इसको, जबकि ऐसा नहीं होता। ये फैमिली सपोर्ट, पेयर पेयर सपोर्ट और प्रोफेशनल गाइडेंस, इसके बगैर ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। थेराप्यूटिक इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस एंड फोस्टरिंग रेजिलियंस। अब रिहैब के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं ऐसे पेशेंट्स के साथ, कौन कौन सी थेरेपी यूज कर रहे होती हैं, कौन सी वो उनके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या उनके जो रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए। उसमें सीबीटी है, डायलेक्ट्रल डायलेक्ट्रल बिहेवियर थेरेपी डीबीटी है, और ट्रॉमा इन्फॉर्म केयर है, आर्ट एंड म्यूजिक थेरेपी है। मतलब ये बेसिक्स वो हैं जो परफेक्टली अगर अगर आज की टाइम में यूटिलाइज हो रही हैं, जो बेहतर ट्रीटमेंट, बेहतर रिहैब के लिए यूटिलाइज की जा सकती हैं। क्रिएटिव एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रमोटिंग हीलिंग एंड ग्रोथ।
अब सेम वही सेफ स्पेस उसको चाहिए होती है, इंश्योरिंग फिजिकल एंड इमोशनल सिक्योरिटी फॉर ऑल रेजिडेंट्स, empowerment, encouraging participating and decision making and goal settings। सेम हम यही चीजें उनको डेली बेसिस पे उनकी रूटीन की एक्टिविटीज करवा रही होती हैं, उनके अंदर ये चीजें रीबिल्ड करने के लिए कि बेहतर वो हील हो सकें। और जैसे उनकी शेम और गिल्ट, उन चीजों को वर्कआउट किया जाता है। इसीलिए इसमें जो साइकोलॉजिस्ट का रोल है वो मैक्सिमम होता है रीहैब के अंदर। 80 to 85% रोल साइकोलॉजिस्ट का है, सोशल वर्कर का है। एज अदर हम मेडिकल डॉक्टर की बात करें, साइकेट्रिस्ट की, तो उसका बेसिकली इसमें डिटॉक्सिफिकेशन एक जो स्टेप है वो करना होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इट्स प्री ट्रीटमेंट। तो जो ओवरऑल जो ट्रीटमेंट होता है वो रीहैब के अंदर वो साइकोलॉजिस्ट का रोल और सोशल वर्कर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसको एम्पावरमेंट किया जाता है, और स्ट्रक्चरल रूटीन्स होती हैं, डेली की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं जितनी हम वहां पे कर सकते हैं उनके साथ डेली बेसिस पे। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ सस्टेनिंग वेल बीइंग पोस्ट रिहेबिलिटेशन। अब पोस्ट रिहेबिलिटेशन क्या है कि आफ्टर केयर जिसको हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट तो उसका हो गया, रिहेबिलिटेशन उसकी होगी, देन व्हाट, फिर उसके साथ फर्दर क्या कर सकते हैं कि आप उसके ट्रीटमेंट को बेहतर किया जा सकता है या बेहतर हो सकता है। उसमें आफ्टर केयर प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम फॉलोअप सेशंस का वो अरेंजमेंट करते हैं, फैमिली उसको गैदर करती है। और साथ में एजुकेशनल एंड वोकेशनल सपोर्ट है, उसको कहीं ना कहीं जॉब या उसको कोई ऐसी स्किल्स वगैरह दी जाती हैं, सिखाई जाती हैं, जो कि वो रिहैब के बाहर जाके अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी के अंदर री इंटीग्रेट करने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज करता है, अपने आप को मसरूफ रखता है, जिस वजह से वो ऐसे अवॉइडेंट सिचुएशन में वो रह सकता है। और कम्युनिटी री इंटीग्रेशन है। देन फोर्थ इज रीलैप्स प्रिवेंशन। अब रीलैप्स प्रिवेंशन में सारी यही चीजें कि हम उसको फॉलोअप सेशंस देते हैं, उसकी काउंसलिंग, उनको अगेन मोटिवेट करते हैं, उनका अगेन सेशंस होती हैं उनकी जो ड्यूरिंग इन 15-20 डेज जो हम फॉलोअप सेशन का ड्यूरेशन होता है, तो उसके अंदर उसको क्या हर्डल्स फेस करना पड़ी, उन चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं और उनको मैनेज करते हैं, और वो अगेन बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता है इस तरह के अंदर। जी थैंक यू। कोई क्वेश्चन? वंडरफुली डिस्क्राइब सर। अच्छा शफीक सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे सपोज कि जो 5 या 6 साल के बच्चे एडिक्शन में होते हैं, हमारी मेरी नजर से वैसे ऐसे कोई भी एडिक्शन सेंटर नहीं गुजरा जहाँ पे हम उनको रख सकें, तो क्या 5 साल ऐसा कुछ है? पर्सन एग्जैक्टली नहीं, 5 years 5 और 6 इयर्स के बच्चे जो एडिक्शन में इन्वॉल्व, काइंड ऑफ एडिक्शन। 5 साल का बच्चा कौन सी एडिक्शन? एग्जैक्टली मैंने लाहौर में ना एक रिपोर्टर की न्यूज देखी थी, तो ही वाज सेइंग दैट कि ये 5 साल का बच्चा है और ये आइसोलेटेड है। तो क्या डू वी हैव सच मैकेनिज्म इन आवर कंट्री? नहीं, जेमिनाई उसमें स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ अभी तक हमारे पास। मैंने जो मिनिमम जो यंगेस्ट एज में, हाँ नहीं, उसमें उसमें एक चीज आती है सर कि मैंने यंगेस्ट जो पेशेंट वो 9 years का देखा था बच्चा, 9 years और 12 years और उनका फादर, ये तीनों हेरोइन एडिक्ट थे। 9 साल का बच्चा और उसका बड़ा भाई 12 साल का और उसका वाला, ये तीनों इकट्ठे बैठ के करते थे। तो इससे जो मैंने वो छोटा है, अब अगर हम 5 years की देखें तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं, जैसे हमारे घरों में आजकल तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे पहले जो कुछ एरियाज में अभी भी, बल्कि केपीके के कुछ एरियाज में ये ओपियाइड जिसको हम चरस सॉरी अफीम कहती हैं, ऐसे बच्चों को दी जाती है जो बहुत ज्यादा तंग करती हो, रोती हो, उनको छुलाने के लिए, चुप करवाने के लिए। और जो मेथाम्फेटामिन की जो फिजिकल डिपेंडेंसी है मिनिमम होती है, इसमें साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है ना। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की भी बात करें तो इसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इसको रीहैब मेरे ख्याल से इस लेवल पे करवाना नहीं चाहिए। और एक इसको यूजेज का और एडिक्टिव का डिफरेंस होता है। एक यूजर होता है, एक एडिक्टिव होता है। अब यूजर जो होता है वो मे बी 1 time 2 time उसने 3 time यूज किया हो, उसको मैनेज करना इजी होता है एज कम्पेयर टू एडिक्ट पेशेंट। हाँ जी, तो वो उसने रिपोर्टर ने जब उस बच्चे से पूछा ना कि तुम कब से ले रहे हो, तो ही सेड दैट के 7 से 8 महीने हो गए। उससे कहा तुम पैसे कहाँ से? 5 साल का बच्चे की उससे कहा तुम पैसे कहाँ से रेज कर रहे हो? he said वो रोड पे होगा। he said that कि मैं ये वो फिर उस बंदे के पास लेके गया ना जो ब्रोकर था, जो वेंडर जो दे रहा था, सेलर था,
उसके पास लेके गया, कहता है इसका भाई देता है एम ना 500 देता है, ठीक है। उसने कहा तू 500 अरेंज कहाँ से करता है? कहता है ले लेता हूँ, भाग ले, चोरी कर लेते हैं, कहीं से ले लेते हैं, अम्मी से ले लेते हैं। अब आप देखेंगे 5 इयर्स का बच्चा और वो झूठ रहा था पर्टिकुलरली ना, तो बेसिकली मेरी ये कंसर्न थी कि क्या ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म अवेलेबल है अभी कि नहीं। तो आई हैव हर्ड द आंसर। नहीं सर, ऐसा सच नहीं है, कोई स्पेसिफिक इनके लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। और अब ये वैसे है, ये स्ट्रीट पे जो ड्रग एडिक्ट्स होती हैं जिनकी मदर और ऐसे बच्चे हैं, वो ऐसे रोड के ऊपर ना, लाहौर में तो इवन उनकी जो बर्थ होती है, आपको पता है कि बाज औकात ऐसे जो पेरेंटल वो होती हैं, उनका जब बेबी पैदा होता है ना, तो उस टाइम भी उसको क्रेविंग हो रही होती है, तो उसको भी बाज औकात मैनेज करना, और इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये हमारे इश्यूज तो हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली ऐसी जगहों पे होते हैं, जैसे वो स्ट्रीट के ऊपर या गलियों में, ऐसे लोग पुलों के नीचे को रहती हैं झोंपड़ियों में, तो उनके अंदर है, लेकिन उनका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सेंटर तो ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच। सर माइक जी नहीं, बस ऐसे ही मैं पूछना चाह रहा था कि ये बड़ी आइडियल आपने ट्रीटमेंट पैटर्न बताया रिहैब का, तो प्रैक्टिकली आप अपने एक्सपीरियंस में, अपने सेंटर के हवाले से, क्या ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अगर हो रही हैं, तो फिर इसका सक्सेस रेट को सामने आया आपके पास? जबरदस्त सर। ये जो सक्सेस रेट है ना, ये अनफॉर्चुनेटली अगर हम पूरी दुनिया में बात करें ना, तो ये बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया में। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं ना, कि पाकिस्तान में शायद रिलैप्स रेट बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। अगर हम ट्रीटमेंट बेहतर की बात करें, तो क्या यूके में या अमेरिका में वो ट्रीटमेंट हमारे लेवल का नहीं हो रहा, या उस पर उनका बेहतर लेवल पर हो रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एडिक्शन इज अ क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज। अब ये होता है कि हम एक इंडिविजुअल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ये जो सारी चीजें मैंने बात की, इसमें हम एक इंडिविजुअल के ऊपर काम कर रहे हैं, एक पेशेंट के ऊपर। अब पेशेंट ने ट्रीटमेंट के बाद जाना सेम सोसाइटी के अंदर होता है। बेसिकली हमें अगर अगर आइडियल ट्रीटमेंट की बात, ये आइडियल ट्रीटमेंट नहीं है सर। इसको आइडियल ट्रीटमेंट हो सकता है अगर हम आउटरीच भी करें, फैमिलीज को, सोसाइटी को भी थोड़ा अवेयर करें। जैसे कि मैंने अभी बात की थी स्टेक होल्डर्स की, ऐसी ऐसी हमें एग्जांपल्स सुनने को माशरे में मिलती हैं कि रीहैब के बाद एक नौजवान जब सेम उसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है ना, तो जो वो नमाजी होते हैं उसको मस्जिद में नहीं इंटर होने देते, कि ये वही काम करेगा जो पहले कर रहा था। हालांकि उसने अब इलाज करवाया, उसको एक एक्सेप्टेंस नहीं है ना सोसाइटी के अंदर। तो हमें अपनी सोसाइटी को भी अगर हम मीनवाइल अवेयरनेस दे लें, तो फिर हम एक एक आइडियल ट्रीटमेंट कह सकते हैं। अदरवाइज ये तो हम, मैं अपनी अगर बात करूं ना, तो मैं इसको समझता हूं ये हम एक हार्म रिडक्शन कर रहे हैं। इट्स नॉट अ कंप्लीट ट्रीटमेंट, हार्म रिडक्शन है। और इसका जो सक्सेस रेट है, अगर जेन्युइनली बात करें, तो ये 10 to 15% है। 10 to 15 में भी मैं ये भी ज्यादा कह रहा हूँ। अगर 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 इसको हम सही, मतलब जो आइडियल सर ने बात की आइडियल ट्रीटमेंट की, तो आइडियल ट्रीटमेंट तभी हो सकता है जब हम अपनी सोसाइटी को, कम्युनिटी को, स्टेक होल्डर्स को साथ लेके करें। लेकिन वही अगेन फिर वही बात आ जाती है कि हमारे रिसोर्सेज नहीं है अपने, हम एक इंडिविजुअल के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फैमिली हमारे पास आ जाएगी, इससे ज्यादा हम एफर्ट कर लेंगे तो एक दोस्त आ जाएगा, लेकिन हम अगेन सोसाइटी को जाके नहीं कर पा रहे होते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को जो रीहैब के बाद जब वो उसी सोसाइटी में जाता है, तो इवन वो जो स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम वो नशा करता था, वो टाइम जब होगा, टन टन होगी ना, तो उसको यहाँ पे टन टन होना शुरू हो जाती है। अगर वो स्पेसिफिक बंदे, जो दोस्त लोग जिनके साथ वो नशा करता था, वो नजर आएंगे, तो उसको वो खिसके की यहाँ पे चीज, वो स्पेसिफिक जगह जहां पे वो लेता था, करता था, वो जगह बकायदा उसको अपनी तरफ ग्रैब करती है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि अगर हम एक आइडियल रीहैब कर सकें। तो मैं तो इसको सिर्फ एक हार्म रिडक्शन कहता हूं, कि हम सेवेरिटी को कम कर रहे हैं, खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी चीजों से लेकर रहे हैं। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शफीक। एक्चुअली डॉक्टर तलत हबीब की जो प्रेजेंटेशन है, दैट वाज राइट आफ्टर डॉक्टर राशिद हफीज, बट लेकिन क्योंकि हम अगेन वी ट्राइड कि शायद हमारा वेन्यू फिर फिल हो जाए, सॉरी वेन्यू फिर फिल हो जाए, बट लेकिन वहाँ पे स्टिल इश्यूज हैं, तो हमने रिस्क ना लेते हुए यहीं पे प्लान कर लिया। लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर तलत हबीब। डॉक्टर तलत हबीब इज अ डिस्टिंग्विश्ड medical doctor specializing in addiction psychiatry. He holds an MBBS degree, ICAP 2 certification in mental health, and is a member of both the Medical Council of Canada and Canadian Society of